यस, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। तो आई थिंक स्फेरिकल मिरर आपका सबका क्लियर है। किसी कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अभी भी किसी का कोई डाउट बचा हो तो। है किसी की डाउट स्फेरिकल मिरर का? आई थिंक सबका क्लियर है। होमवर्क सबने ईमानदारी से कर लिया होगा, मेरा उम्मीद है। अगर आपको किसी को डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हो, फिर हम आगे के टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, अभी मैं केवल स्क्रीन देख पा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो अगर किसी को बीच में जो भी डाउट आता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा दूसरा मोबाइल पे दूसरा मीटिंग चल रहा है इसलिए। तो अगर आपको जहां भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है पढ़ाते समय, आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस। चलिए, तो आज का टॉपिक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लाइट के दो फिनोमिना होते हैं जो हम इस चैप्टर 10th क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा ओवर हो गया है, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ा, हमने कनकेव मिरर पढ़े, हमने कन्वेक्स मिरर पढ़े। उसमें लाइट रेज आती है, रिफ्लेक्शन होता है, कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इमेज इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। ये हमने कई सारे केसेस पढ़े और उसके बेस पे हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए, है ना। अभी सेकंड इसका फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, पीछे का जो, जैसे कोई ग्लास है, उसके पीछे हम क्या करते थे, ओपिक्यू कर देते थे, हम उसमें पीछे पेंट मार देते थे, तो लाइट वहां से पास नहीं हो पाती थी। क्या करती, रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न जाती थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास ऑन हो जाए। ठीक है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर से लाइट रेस पास हो जाए, तो वहां पर क्या क्या फिनोमिना होता है। तो उससे पहले अपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम अपने आसपास देखते देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका है, पेंसिल को जब कभी आप वाटर में देखने की कोशिश करते हो, वो देखो यहाँ से आपको बेंट दिखाई देता है, आपको एकदम स्ट्रेट पेंसिल कभी भी दिखाई नहीं देती है ना। ऊपर से आपको पेंसिल ऐसी दिखाई देगी, और जो पानी के अंदर जाती है वो हल्की सी साइड में दिखाई देती है, हल्का सा टेढ़ा दिखाई देता है। इसको हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको एग्जाम्पल वे में समझो कि ऐसा होता है। ये किसका फिनोमेना है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। और आपने क्या एग्जाम्पल देखे हैं, ये ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। ठीक है, मछली कहां पर है, यहाँ पर, ये शिकारी इसका शिकार करना चाहता है, उसको इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर है वो अपनी पोजीशन से उठ के आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या किया, उसने पेंसिल को साइड में कर दिया, बेंड कर दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मछली नीचे थी पर थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपने ऐसा भी देखा होगा कि अभी आप कभी पानी में सिक्का डाल के देखो, सिक्का तो यहाँ पर है लेकिन आपको कहाँ दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और सेम चीज आपने कभी स्विमिंग पूल में देखा होगा, जब कभी आप स्विमिंग पूल जाते होगे तो जो पानी का लेवल होता है, सेम ये आपका पानी का लेवल होता है। यहाँ पर अगर कोई भी चीज रखी होगी ऐसे नीचे, सर एकदम बॉटम पे, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, आपको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगी, वो एक्चुअल में यहाँ पर है। दिस इज इट एक्चुअल पोजिशन, बट वो यहाँ पर अपीयर होगी। ये भी फिनोमेना रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। और कुछ इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आप जानते हो, आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आता, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। इसके अलावा आपने और कहाँ कहाँ देखा है, आप कभी दुकान में जाओ। यस, सर स्केल को जब हम लोग मतलब रहता है तब उसमें अगर हम रखते हैं कौन सा स्केल को मतलब कौन सी चीज पे, थोड़ा तब जोर से उसमें बोलो बच्चा, दिखता आपकी है। आवाज धीरे आ रही है। सर स्केल स्केल क्या चीज? सर जो हमारी प्लास्टिक की स्केल रहती है सर, उस पे मतलब अगर सर हमने किस चीज पे प्लास्टिक की स्केल रख दी तो उसमें वैसा दिखता है। यस, बिल्कुल, ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप कभी दुकान में जाते हो तो आप देखो वहां पर गिलास में पानी में कई बार नींबू दिखाई देता है आपको, देखा है कभी? तो उसको आप साइड से देखने की कोशिश करोगे ना, साइड से ऐसा, यहाँ से उसको कभी देखने की कोशिश करना, तो ये नींबू का एक्चुअल साइज था, इतना छोटा, लेकिन जब साइड से देखते हो आपको इतना बड़ा दिखाई देता है। तो ये भी फिनोमेना किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। अभी होता क्यों ऐसा है? अब कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि भाई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, जो हमारा टारगेट है फिश वो ऊपर दिखाई देती है, कोइन हमको ऊपर दिखाई देता है, नींबू छोटा था बड़ा दिखाई देता है। तो कुछ ना कुछ रीजन तो होता है। तो इसी इसी प्रिंसिपल को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है, ठीक है? तो जब लाइट, अब जैसे नॉर्मल लाइट अपनी एयर में ट्रेवल करती है, तो देखो एयर में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, हमने सुना ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, हमने शायद 5th 6th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये लाइट एयर में एंटर करती है, कहां पर एंटर करती है? एटमोस्फेयर में, तो ये मार्जिनली सी कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। लगभग कितनी? 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? अब भाई हमने लाइट पढ़ा कि लाइट दोनों फिनोमेना शो करती है। कौन कौन से? इट बिहेव एज ए पार्टिकल ऑल्सो, इट बिहेव एज ए वेव ऑल्सो। पार्टिकल में फोटॉन्स की तरह चलती थी, है ना, और वेव की तरह वेव की फॉर्म में भी चलती है। अब कहीं ना कहीं अगर ये लाइट अगर पार्टिकल थ्योरी का, अगर पार्टिकल थ्योरी को कंसिडर करें, मतलब इसमें पार्टिकल्स है, तो जब ये पार्टिकल्स एयर के माइन्यूट पार्टिकल से टकराएंगे तो क्या होगा? डायवर्जन होगा, है ना, ये अपने पथ से डाइवर्ट करेंगे। तो इसी फिनोमेना कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है और वापस जब एयर में आती है, तो एयर के पार्टिकल्स की वजह से वो अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाती है, बहुत हल्का सा, नेग्लिजिबल से। और जो जब लाइट के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल जब टकराएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा डेविएशन होगा और स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। अब समझो यही लाइट अगर ग्लास के थ्रू ट्रेवल करे, वाटर के थ्रू ट्रेवल करे, तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। आपका ग्लास कैसा है? सॉलिड सब्सटेंस है। आपका लिक्विड कैसा है? आपका जैसे सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होता है काफी कम होता है, आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, आपका फर्स्ट चैप्टर था, है ना, मैटर्स के बारे में आपने पढ़ा, मैटर अराउंड अस। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल के बेस में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में फिर भी थोड़ा ज्यादा होता था स्पेस, और गैसियस में तो बहुत दूर दूर होता था, बहुत दूर दूर। तो समझो जब एयर ट्रेवल करके आएगी और जब किसी सॉलिड से जाएगी, किसी मजबूत चीज से पास होने की कोशिश करेगी, तो डेविएशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? उसको आगे से एक ट्रैफिक जाम जैसा आएगा या नहीं आएगा? जब लिक्विड में ट्रेवल करेगी तब भी ट्रैफिक जाम जैसा आएगा ही आएगा, है ना। तो जब लाइट इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में जब ट्रेवल करती है, जो लाइट क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में जब ट्रेवल करती है, तो क्या होता है? उनके पार्टिकल्स की वजह से, उनके पार्टिकल्स की वजह से हल्का सा डिफ्लेक्शन आना स्वाभाविक है और आ सकता है, ठीक है। इसी इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है? लाइट अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाती है। क्या करती है? अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाती है या बेंड हो जाती है, उसको बेंड कहते हैं, BEND। क्या होती है? बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसका थोड़ा सा स्पीड, इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। किसकी स्पीड कम हो जाती है? स्पीड ऑफ लाइट। कब तक? जब तक वो किस उस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करती है। जब तो ग्लास में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, अगर वाटर में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, पर जैसी वापस वो एयर में आती है तो उसकी स्पीड वापस वही हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक ग्लास है, आपने यहाँ से रेस छोड़ी, तो जब एयर के अंदर से ट्रेवल करेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा। पर जैसे वो ग्लास में एंटर करेगी अंदर, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो ग्लास के अंदर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और जब बाहर निकलेगी तो उसकी स्पीड वापस रीगेन हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो इसको डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it pass from one medium to another medium, this is called as refraction, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और ये फिनोमेना हर मीडिया पे अलग रहता है। तो अगर वो ग्लास में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग होगी, वो वाटर में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग होगी, वो केरोसिन ऑयल में ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग होगी। तो जैसे जैसा मटेरियल चेंज होता जाएगा या मीडियम चेंज होता जाएगा,
उससे लाइट की स्पीड चेंज होगी, और जो बेंड होगी, वो बेंडिंग जो होती है ना, वो कितना बेंड होगी वो भी डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। अभी हमने क्या समझा, सिर्फ लाइट बेंड होती है। अब लाइट ज्यादा भी बेंड होती है और लाइट कम भी बेंड होती है ना। हो सकता है थोड़ी सी बेंड होगी निकल जाए। अच्छा, जो एयर होगी, एयर में देखो बेंडिंग बहुत कम होता है, लिक्विड में बेंडिंग उससे ज्यादा होगा और सॉलिड में बेंडिंग उससे ज्यादा होगा। अब बेंडिंग कैसे होती है देखते हैं, ठीक है। अब कॉज और रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, जब लाइट किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो उन पार्टिकल से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, इससे क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। तब जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑन वन साइड इज रिड्यूस्ड ए लिटिल बिट, वो एक तरफ स्पीड कम भी हो सकती है, और जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी उसकी स्पीड वापस रीगेन हो सकती है। आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल है। ये मान लो एक जस्ट एक हल्का सा बहुत पतला सा एक ग्लास स्लैब है। ये बहुत छोटा सा पतला सा ग्लास स्लैब है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अथर्व कह रहे मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। अथर्व भाई प्लीज चेक योर ऑडियो। यस। Excuse me, sir. यस बच्चा। Sir, how is the speed of light calculated? स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेटर, सोचना पड़ेगा बच्चे तो, कि किसी ने तो उसको कैलकुलेट किया होगा। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसको, स्पीड ऑफ लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने कभी एक्सप्लोर Okay, किया sir. इसको? No, sir, never. इसमें बेसिकली हम एक जगह पढ़ते हैं ना, इसमें एक जगह आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेस भी स्पीड ऑफ लाइट ही है। इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ढूंढता हूँ बच्चा, मेरे को मिल गया तो आपको बताता हूँ, ठीक है। All right, sir. यस बच्चा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा पतला सा ग्लास का स्लैब है, छोटा सा पतला सा ग्लास शीट हमारे पास है, ठीक है। नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता था, अगर मान लो ये आपका सेम, नॉर्मली जब सेम मीडियम होता है तो लाइट आपकी देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। अगर इसको अगर ऐसे जाएगी तो ये ऐसे भी जा सकती है ना। पर जब ये किसी और मीडियम में ट्रेवल करेगी, देखो यहाँ पर क्या है, एयर है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है हल्का सा, ठीक है। अभी हम इसमें आगे भी जाएंगे जब अपन कंप्लीट एक स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, एक पूरा ग्लास स्लैब। अब ये सिंपल समझने के लिए क्या है, नॉर्मली देखो ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ये अपनी क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, और ये क्या, इंसिडेंट एंगल। नॉर्मली लाइट इसको कौन सा पाथ लेना चाहिए, इसको ये पाथ लेना चाहिए। अगर मैं इसको स्ट्रेट में देखता हूँ, इसको इस पाथ पे ट्रेवल करना चाहिए, पर ये इस पाथ पे नहीं जाके वो क्या करती है, वो हल्का सा इधर बैंड हो जाती है इस तरफ। उसको नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे स्ट्रेट। तो लाइट हमने क्या पढ़ा था, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर ये कब, इन सेम मीडियम। अगर आपका मीडियम सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। जब एयर में चलेगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जब सिर्फ ग्लास में चलेगी, देखो ग्लास में भी जब जा रही है ना, देखो स्ट्रेट जा रही है, देखो एकदम स्ट्रेट जा रही है। जब एयर में ट्रेवल कर रही है तब भी एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। जब ग्लास में आ गई तो भी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, मतलब ग्लास में आने के बाद ऐसी नहीं हो रही, देखो ऐसा नहीं हो रहा, वो कैसी हो रही है, वो स्ट्रेट जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या होता है, वो अपना पाथ चेंज कर देती है। वो पाथ क्यों चेंज करती है, जैसी वो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो क्या होता है, देखो ये क्या है आपका, ये आपका वेपर पार्टिकल्स है, और यहाँ पर आपका क्या है, सॉलिड पार्टिकल। तो जैसी वो मीडियम चेंज करती है उसका पाथ चेंज हो जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। क्यों, वहां पर चेंज इन स्पीड ऑब्जर्व की जाती है। स्पीड की चेंज क्यों होती है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस काफी कम होता है, इसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके को हम सेम वही बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट बाहर निकले उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल ये अपना नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अंडरस्टूड यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है?
कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होता है, वो अपना पाथ चेंज करती है, वो हल्की सी बेंट हो जाती है। वो बेंट नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है, वो नॉर्मल के अगेंस्ट में भी जा सकती है, डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। अब इसको आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। हम सबको मालूम कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द एयर, वैक्यूम में। और एयर में भी हम लगभग सेम कंसिडर करते हैं क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता। तो ऑप्टिकल मीडियम किसको कहते हैं, जिस मीडियम के थ्रू आपका लाइट ट्रेवल करता है, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, जिस उस सब्सटेंस के थ्रू जिसके थ्रू आपकी लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। उसके आपके एग्जांपल क्या है, एयर, जैसा आपको मैंने बताया, वाटर भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। पूरा ओपिक नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम पक्का होना चाहिए। तो देखो दो डेंसिटी होती है, एक होती है मास डेंसिटी, ये आप सबको मालूम है ना, मास डेंसिटी सबको मालूम है ना, मास अपन वॉल्यूम हम लोग डेंसिटी जो पढ़ते हैं। और एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखो ये कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई सब्सटेंस हो सकता है वेट में ज्यादा हो, कोई सब्सटेंस हो सकता है वेट में ज्यादा हो, पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम भी हो सकती है। एग्जांपल आपका वाटर और केरोसिन, ये दो आपके एग्जांपल है। आप कभी देखो वाटर के ऊपर आप जब केरोसिन डालते हो तो केरोसिन ऊपर ट्रेवल करता है, वो मिक्स ज्यादा मिक्स नहीं होता, ऊपर हल्का सा ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, केरोसिन की मास डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर हैवी है तो वाटर नीचे रहेगा और आपका केरोसिन ऊपर रहेगा। लेकिन जब हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, आपका वाटर का डेंसिटी कम होता है ऑप्टिकल, और केरोसिन का डेंसिटी ज्यादा होता है। देखो आपका वाटर कैसा कलरलेस होता है और आपका केरोसिन में हल्का सा ब्लू कलर आपने देखा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मास डेंसिटी किसी सब्सटेंस की ज्यादा हो और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। ये मोर डिटेल आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस मीडियम को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो कुछ मीडियम डेंसर मीडियम कहलाते हैं और कुछ मीडियम रेयर मीडियम कहलाते हैं। ऑप्टिकल रेयर मीडियम और कुछ मीडियम क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल मतलब रेयर और डेंसर मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं 3 मीडियम लेता हूं, मान लो एयर, वाटर और ग्लास, ठीक है। अगर मैं केवल एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो ऑप्टिकल ज्यादा डेंसर कौन है, वाटर, एज कंपेयर टू एयर। एयर रेयर है क्योंकि उससे लाइट का स्पीड ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। अब अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं तो ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो जैसा यह सब्सटेंस होता है, जैसे जैसा मीडियम होता है, उससे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी देखी जाती है। ये कैसे पता लगता है, जब उसमें से लाइट ट्रेवल करती है। अगर हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब यही लाइट वाटर से ट्रेवल करेगी तो कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब यही लाइट ग्लास के थ्रू पास करेगी तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, मतलब एयर टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, तो जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता है उसी हिसाब से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज होती है और उस हिसाब से उसका स्पीड ऑफ लाइट भी इफेक्ट होता है। तो कभी भी हम दो मीडिया को जब कंपेयर करते हैं तो उसको लाइट की भाषा में कैसा, वो कितना डेंसर है या कितना रेयरर है, वो हम बताते हैं। अंडरस्टूड ये पार्ट। चलो गुड। वापस हल्का सा, ऑप्टिकल रेडियम गेट ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब मैं एयर और वाटर की बात करूंगा तो एयर विल बी ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड वाटर विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम होगा उसमें लाइट
फास्ट ट्रेवल करेगी, और जो डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट थोड़ी लेस स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है। अब जब भी हम दो इंडाइसिस की बात करते हैं या दो मीडियम की बात करते हैं तो उनके बीच हम कोई पैरामीटर पक्का सेट करते हैं। भाई इनका इंडेक्स क्या है, मतलब एक हम पैरामीटर बनाते हैं। भाई अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तब क्या रेशियो निकलेगा, मतलब स्पीड किस हिसाब से चेंज होगी। अगर लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तब किस रेशियो में लाइट बेंड होगा, है ना। मैंने आपको कहा ना मीडिया टू मीडिया डिपेंड करता है। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तब वो लाइट का रेशियो अलग रहेगा, जो बेंडिंग का नेचर होगा ना वो अलग रहेगा। और जब लाइट एयर टू केरोसिन जाएगी तब भी अलग होगा। तो इसको दो पैरामीटर पे इसको चेक किया जाता है। तो इस एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आपका आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन सेकंड बच्चों, एक सेकंड। दो बच्चों का मैसेज आया था, इन कर लेता हूँ क्लास में। yes. ओके तो मैं बता रहा था कि हम दो इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स मतलब एक बेंचमार्क, इसको बेंचमार्क कह सकते हैं। भाई लाइट अगर समझो एयर टू गैस जाएगी तो किस मतलब प्रोपोर्शन में बेंड करेगी, और जब एयर से ग्लास में जाएगी तब किस प्रोपोर्शन में जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है लाइट एयर से गई, ग्लास में गई, फिर वाटर में गई, फिर ग्लास में गई और फिर एयर में आई। कैसे, जैसे समझो आपके पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम नॉर्मली कैसा होता है, ग्लास का होता है ऐसा। ये पार्ट आपका ग्लास का होता है, ये आपके इसके अंदर वाटर होता है। तो लाइट अगर इसमें ऐसा ऐसा ट्रेवल करेगी, एयर से आई, ग्लास में गई, वाटर में एंट्री करेगी, फिर ग्लास में जाएगी और फिर वापस इंटर कर देगी। तो यहाँ पर एयर से फिर ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से फिर ग्लास और उससे वापस एयर। तो लाइट का ये पाथ है। तो कई बार लाइट एयर टू ग्लास जा रही है और कई बार ग्लास टू वाटर भी जाती है। तो इसमें दो इंडेक्स होते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो, उसमें एक मीडियम जो होगा वो हमेशा पक्का क्या रहेगा, एयर। उसमें एक मीडियम हमेशा एयर रहता है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, ग्लास टू एयर, एयर टू केरोसिन, केरोसिन टू एयर। तो जब हम दो इंडेक्सेस की बात करते हैं उसमें से जो एब्सोल्यूट होता है उसमें से एक मीडियम आपका एयर होना ही होना चाहिए। तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, वाटर क्या एक रेशो देते हैं कि लाइट कितना बेंड करेगा, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in the medium. That medium can be water, glass, kerosene, etc. कुछ भी हो सकता है, anything. But एक मीडियम कौन सा होना चाहिए, लाइट होना, एयर होना ही होना चाहिए। ठीक है। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको इस स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुक में अलग भी हो सकता है एनसीईआरटी में किसी और चीज से डिनोट किया, जो आप भी चेक कर लेना। किसी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा म्यू की शेप में, कहीं पर एन भी होगा। तो बुक टू बुक डिफर करता है। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। तो हम बुक जो अपनी एनसीईआरटी बुक उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, n इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। अभी देखो, ठीक है, अंडरस्टूड। n इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, इसको नॉर्मली हम लोग c से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ द लाइट को इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, यहाँ पर c से डिनोट किया जाता है। और स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम हम इसको v से डिनोट करते हैं। हमारा फॉर्मूला बन जाता है n इक्वल टू c अपॉन
v, n इक्वल टू c अपॉन v। इस n का कोई यूनिट नहीं होता, इस n का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? ऊपर भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या था? मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट गए। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको देखो, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा, ये n लिखा, यहां पर लिखा g, ठीक है। यहां पर अगर कुछ ना लिखा हो, मान लो जैसे यहां पर देखो कुछ नहीं लिखा, तो याद रखना, ठीक है। अभी जब हम रिलेटिव पढ़ेंगे ना, रिलेटिव वाला पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा होगा, देखना W N G, या कई बार लिखा होगा G N W। अब इसका मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब हमको कैसे पता लगेगा हम किस मीडियम से किस मीडियम में गए हैं, ठीक है। हमको कैसा पता लगेगा हम किस मीडियम से किस मीडियम में गए हैं? तो जब ऐसा लिखा हो, n के नीचे ग्लास और यहाँ पर कुछ ना हो, इसका मतलब एज्यूम कर लेना यहाँ पर एयर है। और ये क्या बताता है? हम जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो एयर टू ग्लास में जा रही है, ठीक है। एयर ऊपर है ना, एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है। इसको लिखने का तरीका रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaG। जब ये लिखा हो तो समझ जाना वो क्या चाहता है। ए एयर से कहाँ जा रही है? G पे जा रही है। सर, डज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बच्चा, इसी से हम आगे उस स्टेप पे बढ़ेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे मिलेगा। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे कि लाइट बेंडिंग जो होगी वो किस रेशो में बेंड होगी, वो आर भी निकलेगा, ठीक है। प्रार्थना बच्चा, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए गुड। तो इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। कई बार यहाँ पर नहीं लिखा होगा, इसलिए आपको वापस बता रहा हूँ। जब ऊपर की तरफ n के ऊपर कुछ ना लिखा हो, जब ऊपर सबस्क्रिप्ट में कुछ ना लिखा हो, तो उसको याद रखना वहां पर एयर रहता है हमेशा। तो लाइट क्या कर रही है? एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। और आपको देखो यहाँ से भी आइडिया आ जाएगा, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। इसका मतलब जो कंपेरिजन हो रहा है किसका हो रहा है? कि स्पीड ऑफ द लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। ये इसको समझने का तरीका है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, यहाँ पर वैल्यू निकाली कितनी? 1.5। कैसे निकली? स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर 3 × 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास 2 × 10 की पावर 8। तो ये क्या मिलेगा? 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये ग्लास का है। ग्लास का मतलब जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो जो ग्लास, ये जो ग्लास का शीट आपके सामने है, जब यहाँ पर जाएगी तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ये वैल्यू हमको बाद में हेल्प करती है क्या निकालने के लिए? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये बाद में वैल्यू हमको हेल्प करने वाली है। तो ऐसे कर करके हम हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। भाई एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। एयर टू केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जैसे यहाँ पर निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हाँ, जो लेट आया उसको आज बाहर रखेंगे क्लास के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर एयर है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द वाटर। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई? 4/3, मतलब 1.33 बार समथिंग। मीटर पर यूनिट नहीं आएगी इसकी, ये इसका इंडेक्स हो गया 1.33। इसका मतलब देखो एयर एन डब्ल्यू कितना आया? 1.33, और ग्लास वाला कितना आया? 1.5। इसका मतलब ग्लास ज्यादा डेंस है, ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। ये देखो कैलकुलेशन से पता लग गया, ठीक है। तो ये हमको हेल्प करता है ये फॉर्मूला। ये क्या बताता है? कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है और कौन सा मीडियम ज्यादा रेयर है। तो जब भी आपको दो मीडियम को कंपेयर करना होता है कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, हम ऐसा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। सर, हमें वैल्यू ऑफ स्पीड इन एनी मीडियम दिया जाएगा। देखो, अगर मीडिया कोई अलग हो, आप लोग 3 पक्का याद करके रखो। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर,
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। ये तीन आप याद करके रखो। अगर भूल जाओ, अगर नहीं दिया तो आप टीचर को कंप्लेन नहीं करते ना आपने दिया क्यों नहीं। ये तीन बहुत इजी होता है, एक 3 होता है, एक 2.25 होता है, एक 2 होता है, इतना याद रखो। बाकी अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा आएगा, अल्कोहल का आ गया, केरोसिन का आ गया, तो उसका आपका वैल्यू मिल जाएगा। पर इस केस में आपको 3 याद कर, बहुत ईजी याद आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने फ्री स्पेस निकाला। फ्री स्पेस मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू एयर, तो देखो कितना आएगा 1। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इंडेक्स फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द फ्री स्पेस इज 1। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज ए प्योर नंबर बेस्ड, ए प्योर नंबर बेस्ड होता है। तो ऐसे अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाले जाते हैं। तो नीचे एक चार्ट भी आपको देखो दिया है, एयर में एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है, उसका आइस का आता है 1.31। ये कुछ आपको एटलीस्ट 3-4 आप याद करके रखो, आपको काम आ जाएंगे। आपको एयर का पता ही है, वाटर आप याद रख लो, और आपका एक और कौन सा ग्लास 1.5, ये वाला का ग्लास। किसी किसी कॉमन भी हो सकता है। देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये कितना है 1.5 है ना, ये किसका, आई थिंक बेंजीन का है, आई थिंक बेंजीन का ही है। तो देखो अगर किसी दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो वो क्या लाइट बेंड होगी क्या? आपका क्या मत है? व्हाट इज योर व्यू? अभी हमने ग्लास का क्या निकाला था, ग्लास का हमने क्या निकाला था 1.5, और यहाँ पर बेंजीन का भी 1.5 है। तो इस जगह पे क्या रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? आर्या कहती नो, ऐश्वर्या कहती नो, संध्या कहती इट वॉन्ट बी, यस, मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई ना है। अमित मैंने वही पूछा, यहाँ पर बेंजीन देखो, बेंजीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और ग्लास का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। तो जब ऑब्जेक्ट, जब रे, लाइट रे बेंजीन टू ग्लास या ग्लास टू बेंजीन जाएगी, तो क्या वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, बेंट होगी या नहीं होगी? इट विल नॉट। ठीक है, क्योंकि मीडियम कैसा है, सेम है, मतलब आपका तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैटर करता है। जो ऑप्टिकल, हमने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब बेंजीन और जो ग्लास है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, इसका ऑप्टिकल। क्योंकि देखो बेटा, देखो संध्या, जो ये लाइट बेंड करती, क्यों बेंड करती है? वो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, कि वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितने वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। तो अगर आपका वो है कि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, इसका मतलब लाइट के लिए दोनों मीडियम एक जैसे है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हार्डली 2-3 आपको एयर का याद रखना है, वाटर का, ग्लास का, ये 3 आप याद करके रखो। ठीक है, डायमंड का सबसे हार्ड होता है, डायमंड की सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। चलो आगे चलते हैं, इसी का स्पेशल नोट्स। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपल नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर कहीं पर सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा हो, ऐसे एब्सोल्यूट ना लिखा हो, तो उसको मान लेना वो, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो मान लेना वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब जहां पर एयर के थ्रू ट्रेवल होता है, एक मीडियम एयर होना ही होना चाहिए। ठीक है, ए मीडियम विद लार्ज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो ऑप्टिकल डेंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है, और सबसे लेस कौन सा है, एयर। एयर सबसे लेस ऑप्टिकल डेंसर है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट। वो जितना ज्यादा डेंसर होगा उसी उसी रेशियो में वो लाइट को बेंड कर सकता है। ठीक है, एंड इट इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। आपको मैं बता दें, मास डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस हो सकती है। यहाँ पर सेम वही केरोसिन और आपका वाटर का एग्जांपल आपको दिया है। केरोसिन ऑयल हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन वाटर, still kerosene oil is optical denser than water, but mass density of kerosene oil is less as compared to mass density of water। मतलब वाटर ज्यादा हेवियर होता है मास में, बट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आपकी केरोसिन की होती है। अंडरस्टूड? वन सेकेंड रुको, मैं
राहुल मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मीटिंग को आप एंड मत करना, ठीक है राहुल, 1 सेकेंड राहुल, राहुल, राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि मीटिंग को आप एंड मत करना, ठीक है, आप अपना नहीं मैं आप मीटिंग को लीव मत करना, ठीक है, मैं मीटिंग को ज्वाइन करके होस्ट बन जाऊंगा, ठीक है, आप अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना और आप अपना स्टॉप कर देना और मीटिंग आप लेफ्ट मत करना, तो ये लिंक हम सेम यूज करेंगे उससे बायो क्लास के लिए, ठीक है, मैं ये मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड। 1 सेकेंड में आप लोगों का मीटिंग एंटर कर लेता हूँ। हाँ, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया मैंने उनको आज क्लास में एंट्री दिया ही नहीं, क्योंकि आज सब वेटिंग रूम में घूम रहे हैं। Recording in progress. यस, चलिए, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा आपका कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट हम केवल एयर को एक मीडियम मानते थे, इसमें हम 2 मीडियम के बीच में कंपेयर करते हैं। तो व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, the refractive index of this is written as this। ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, इसकी तरफ भी ध्यान मत दो। अभी हमने कैसा देखा था, NaG, इसका मतलब क्या था, लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में ट्रेवल कर रही है। कुछ लोग अभी सो के जाके क्लास कर रहे हैं, राइट, एयर से कहां पर ट्रेवल कर रही है, ग्लास में ट्रेवल कर रही है, और ऐसा लिखा हो तो ग्लास टू एयर, सेम चीज यहां पर होती है, केवल एयर की जगह दूसरा सब्सटेंस आ जाता है, एयर की जगह दूसरा सब्सटेंस आ जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था न्यू इक्वल टू, मतलब n इक्वल टू Na/g, मतलब वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ये सेम कंसेप्ट हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू कैसे निकलती है, ये जो वैल्यू आई ना, ये वाली हमको एक्चुअल में ये निकालना है, ये कैसे आता है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस एयर को मैंने वाटर से रिप्लेस कर दिया, इस एयर को मैं क्या करता हूँ, वाटर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहां लिखता हूँ वाटर Ng, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ये अंडरस्टूड सबको यहां तक, ये क्लियर है। मैंने सिर्फ एयर को वाटर से रिप्लेस कर दिया, देखो इक्वेशन में, यस गुड। चलिए, अभी हमको इसमें, अभी इसको हमको क्या करना है, हमको इसको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेयर करना है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेयर करना है। तो वाटर Ng इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर को मैं ले लेता हूँ VW, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया VW, इसको ले लिया VG, ठीक है। अभी देखो हमने एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ऊपर, N इक्वल टू C/V, जब ये अपना एयर था और ये अपना कोई मीडियम था, इसको VG ले लो चाहे, ठीक है, ये ANG, एयर टू ग्लास, तो ऊपर एयर का वेलोसिटी कितना था C, ग्लास का कितना था VG, मतलब N लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, C/V, N इक्वल टू क्या था C/V, तो V इक्वल टू क्या हो गया, यहां से C/N होता है,
v इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन n। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो ऊपर, ये वाला, ये मैंने ऊपर निकाला था ना। तो अगर यहां से मैं अगर n का वैल्यू लेना चाहूं, n इक्वल टू c अपॉन v, एकदम इजी है। तो ठीक है, अब ये वेलोसिटी किसका था, ग्लास, ठीक है। सॉरी, हाँ इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, मतलब ये, अच्छा ये वाला था, सॉरी। n इक्वल टू क्या था, c v, हमको v का वैल्यू लेना है, तो v इक्वल टू c अपॉन n। इसको यहां करते हैं सॉल्व अभी। मैं क्या करता हूं, ऊपर भी c मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी c मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या किया, इक्वेशन में ऊपर भी c का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नीचे भी मैंने c का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो क्या बन गया, c अपॉन vg इंटू vw अपॉन c। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो WNG है। यस नेहा जी, आपको फिर से बताता हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसे ध्यान से देखो। ये है WNG, ये मेरा वेलोसिटी इन्वर्टर, ये मेरा वेलोसिटी ग्लास। मुझे इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को c से मल्टीप्लाई किया। c मतलब वेलोसिटी इन द एयर, c मतलब वेलोसिटी इन द एयर, ये याद रखना। ठीक है, अब इसको मैं रीराइट कर सकता हूं। कैसे रीराइट कर सकता हूं, c अपॉन vg इंटू vw अपॉन c। यहां तक समझा सबको, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, अब इसको और भी थोड़ा हल्का सा और चेंज कर देते हैं ऐसा। यस गुड, आप लोग समझ रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चलो इसको आगे लिखते हैं ऐसा, WNG इक्वल टू, ठीक है, c अपॉन vg इंटू, मैं क्या करता हूं, इस vw को इसके नीचे लेके आता हूं, तो 1 अपॉन c अपॉन vg। ठीक है, ये नीचे आ गया vw, सॉरी vw होगा, vw। तो इसको वैसे लिखते हैं WNG इक्वल, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n ऑफ एयर टू ग्लास अपॉन, इंटू है ना, इंटू 1 अपॉन n एयर टू वाटर, बन सकता है, ये समझे। नेहा जी पूछते y1, अरे बच्चा जब ये नीचे चला जाएगा तो ऊपर 1 ही बचेगा ना, ऊपर 1 ही बचेगा और क्या बचेगा। ये तो कॉमन सा लॉजिक है, जैसे a अपॉन c लिखा हो, a को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो c अपॉन a होगा, तो यहाँ 0 थोड़ी आएगा, या तो 1 बचेगा ना। ये तो 7th 8th क्लास में सिखाया जाता है, ऊपर नीचे कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसा बन गया, ऐसा WNG, सॉरी W छोटा n बड़ा G इक्वल टू एयर एट ग्लास इनटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं नीचे भी, एयर NW। अभी देखो इनका फॉर्मूला में देखो क्या है, N2 अपॉन N1। अब इनका फॉर्मूला देखते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है। इसने कहा ऐसा, इसने कहा ऐसा, इसने क्या कहा, जब लाइट मीडियम 1 से 2 में ट्रेवल करेगी, जब लाइट मीडियम 1 से 2 में ट्रेवल करेगी, वो कैसा होगा, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा जो इक्वेशन निकला, अगर मेरे को दो एलिमेंट का रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिव है क्योंकि आप दो मीडियम की बात करें,
इसका मतलब मेरा NG अपॉन NW, इसका मतलब ये हुआ जब जब मेरा लाइट वाटर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, इट विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हमको समझना है कि जब लाइट वाटर से कहां पर ट्रांसफर कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों का रेशियो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो इक्वल होगा ग्लास से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, आई थिंक 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो ऐसे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये रिलेटिव आ गया कि भाई ये दोनों, जैसे हम फर्स्ट एब्सोल्यूट हम क्या कर रहे थे, हम एयर और वाटर का निकाल रहे थे, वाटर का निकाल रहे थे, तब कितना आ रहा था वाटर का 1.33। इसका मतलब ये था कि भाई एयर और वाटर में जो वाटर है वो एयर से कितना डेंस है 1.33। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इज 1.33 टाइम्स डेंसर देन एयर। इसका मतलब यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैं मोटी मोटी भाषा में आपको कहूं, इसका मतलब क्या है 1.33 का मतलब क्या है, वाटर इज 1.33 टाइम मोर डेंसर देन एयर। अब यहां पर बात हो रही है, अगर लाइट वाटर से अगर ग्लास में जा रही है, अगर लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो जो वाटर है वो ग्लास की रेशो में कितना डेंसर होगा, है ना, कि जो वाटर है और ग्लास में दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा भाई जो ग्लास है वो वाटर से कितना ज्यादा डेंस है, तो 1.5 डिवाइड बाय 1.33, तो कितना आ गया 1.12। आई थिंक इतना नहीं आएगा, एक बार चेक करो फिर से, 1.5 डिवाइड बाय 1.33, 1.27। यस, अनुष्का ने सही निकाला 1.12। इसका मतलब जो है ग्लास वाटर से 1.12 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। तो एब्सोल्यूट में हम क्या निकालते हैं कि कोई मीडियम एयर से कितना डेंसर है, कितना ज्यादा है या कितना कम है। रिलेटिव में हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव हम निकालते हैं, किसी का माइक कौन है मेरे अलावा, नेहा तुम्हारा माइक कौन है, इसमें हम क्या निकालते हैं, 1 सेकेंड, बाकी बच्चों को बाहर बिठाएंगे। यस, वापिस एक हल्का सा बता देता हूँ फिर से जो भी हमने पढ़ा। जब ANG निकालते थे, ANG निकालते तब क्या बताते थे हम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ये चीज पता लगती थी। दूसरा पता लगता था वाटर इज 1.33 टाइम्स डेंसर देन एयर। ये हमको कब पता लगता था, एब्सोल्यूट की बात करते थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिलेटिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, ये किन्हीं दो मीडियम के बारे में बताता है, ये एयर को छोड़ के बाकी किन्हीं भी दो मीडियम को आपको कंपेयर करना है, तो उसका हम कैसे लिखते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, भाई ये आपके दो एलिमेंट है, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आप उसको मेजर कर लो, वहीं से आपको पता लग जाएगा कौन सा डेंस है कौन सा मीडियम है। अंडरस्टूड ये बात, क्लियर है किसी को, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, अब इसी में एक इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज और दी है
जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम से कंपेयर करते हैं, इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू द मीडियम 1 टू मीडियम 2। इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने यह निकाला, जैसे भी हमने क्या निकाला, एयर टू ग्लास का रेशियो कितना है 3/2। अगर मेरे को ग्लास टू एयर निकालना हो तो समझो उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। अगर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास कितना दिया है 3/2, तभी तो 1.5 आया था ना ग्लास का, है ना। अगर आपसे कोई पूछे भाई n ग्लास टू एयर कितना होगा, सिंपल क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना 3/2, तो क्या बनेगा 2/3 मतलब 0.66। तो ये दोनों तरह काम करता है कि ग्लास एयर से 1.5 टाइम डेंसर है, उसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, एयर ग्लास से 0.66 टाइम लेस डेंस है ना। एयर ग्लास से 0.66 टाइम डेंसर है, हम ऐसे बोल सकते हैं ना। फर्स्ट केस में हमने क्या बोला, ग्लास इज, हमने क्या बोला, ग्लास इज 1.5 टाइम्स डेंसर देन एयर। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एयर इज 0.66 टाइम डेंसर देन ग्लास। ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको एक का पता हो, ए एंड डब्ल्यू पता हो, तो आप WNA निकाल सकते हो। क्या करना, आपको सिर्फ 4/3 को क्या लिखना है 3/4, उसको आपको रेसिप्रोकल करना होता है। अंडरस्टूड यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं क्लास में। अब ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है इसको हमने हल्का सा पढ़ लिया था, एक बार इसका थ्योरी पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज चेंज इन लाइट इज गोइंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। ये हमने पढ़ लिया है, उसका जस्ट रिपीट वर्जन है। तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, हमने पढ़ा है। इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट अकर होती है कहां पर, एट द सरफेस एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम। तो लाइट वहां पर क्या होती है, बेंड होती है, बाय स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। कब, जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं। अगर हम डेंसर टू रेयरर में जाएंगे तो लाइट ऑफ द स्पीड इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर हम ग्लास से, सिमिलरली व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास एंटर इनटू एयर, पहले एयर टू ग्लास में गई, अब ग्लास से वापस कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, द स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज हो जाएगी। थस बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन अकर एट द इंटरफेरेंस। ये हमेशा कहां पर होता है, कॉर्नर पे होता है। आपने देखो जो रे हमने बनाई थी, मान लो ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपकी रे आई ऐसे, ऐसे रे आई, इसमें देखो स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पर हल्का बेंड कर जाएगी, अभी अंदर नहीं मुड़ेगी, अंदर स्ट्रेट जाएगी, वापस निकलेगी तो फिर से बेंड कर जाएगी। तो बेंडिंग कहां पर होता है, सरफेस पे होता है, जहां पर दो मीडिया मिलते हैं, या यहाँ पर मिलेंगे, जहां पर भी दो मीडिया आपके मिलते हैं वहां पर ही लाइट बेंड होती है। सरफेस के अंदर, एयर के अंदर लाइट बेंड नहीं करती, ठीक है। तो द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ रे वुड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ये हमने पढ़ा था अभी कि लाइट कितना बेंड होगी, जो एंगल बनेगा वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड कितनी कम ज्यादा हुई है। ग्लास के अंदर जब जाएगी लाइट तब एंगल अलग रहेगा, जब वाटर के अंदर जाएगी तब एंगल अलग रहेगा, कैरोसिन में ट्रेवल करेगी तब एंगल अलग बनेगा। तो एंगल सब में छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से लॉज रिफ्लेक्शन के काम करते हैं ये हमको समझ में आना चाहिए। तो 3 लॉज बताएंगे, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे 3, कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, नॉर्मल पढ़ा था, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, व्हेन लाइट गोज, ये 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद कर लेना, कई बार पूछे जाते हैं तीनों लॉज, ठीक है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब उसका इंटेंसिटी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें कितना उसमें कितना इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। इसलिए आप देखो ग्लास के अंदर आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, है ना।
आपको वाटर अलग कलर का दिखाई देता है, आपको ग्लास का कलर भी नजर आता है, ठीक है। कभी ग्लास में आप पानी डाल दो, उसमें आपको पूरा इंद्रधनुष दिख जाएगा, विबग्योर आपको दिख जाएगा। तो आपका इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी कम नहीं होता। क्या कम होता है? लाइट कम हो जाती है। पीयूष पवार को एंटर लिया जाए। चलो उसको लिया जाए। यस, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? when light rays goes from one medium to another, the frequency of light does not change, only what change? velocity of light और wavelength change होती है। second, the incident ray, second law क्या कहता है? the incident ray, the refracted ray and the normal to the interference of two media are at point of incident। इसका मतलब जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, और आपकी लाइट ऐसे यहां से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। ये समझो आपका कॉमन मीटिंग पॉइंट क्या है? ओ। तो ये क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया इज एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी, इसी पॉइंट पे आपके तीनों मिलेंगे। आपका नॉर्मल भी मिलेगा, आपका इंसिडेंट रे भी मिलेगा, और आपका रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगा। ये तीनों एक ही आपको सेम पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये आपके लिए नया है एकदम। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। इसका मतलब मोटा मोटा मतलब क्या होता है? लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही है, तो आप इंडिया में चेक कर लो, ऑस्ट्रेलिया में चेक कर लो, जो डिफ्लेक्शन रहेगा या रिफ्रैक्शन रहेगा, जो एंगल, जो लाइन बेंड होगी वो सेम रहने वाली, वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि ग्लास, अगर ग्लास का क्वालिटी सेम है, ठीक है, तो जो एंगल बनते हैं, जो ये रिफ्लेक्ट, देखो ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये ग्लास पार्टिकल है, इसका आप कहीं भी टेस्टिंग कर लो, ये एंगल जो यहाँ बनता है इंडिया में, वही एंगल ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है, किसके बीच में? ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में, और जो इस एंगल से इंसिडेंट होता है, मतलब समझो इसका मतलब ये है, ये आपका समझो सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल अगर 20 डिग्री मान लो, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, और ये ग्लास है, तो ये एंगल मान लो एक जगह 30 डिग्री है, तो इसको आप कहीं भी लेके जाओ, तो आप इसको कहीं भी लेके जाओ, अगर ये 40 है, ये एंगल 40 है, तो ये कितना रहेगा? ये 30 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इस एंगल में, कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो हमेशा सेम रहता है, किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता। तो आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री किसी के स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है, तब यहाँ पर टर्म्स आती है, साइन, कॉस, टेन, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सुना होगा ना, साइन, कॉस, टेन, ये एंगल के वो होते हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं कि साइन आता आपका आता साइन, कॉस, टेन, ठीक है। तो आपको लाइट में केवल साइन आता है। व्हाट इज साइन? इट इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, और कौन से ट्रायंगल की? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें 3 साइड होती है। यस सर, ग्रेविटी में आपको था, गुड। तो आपके 3 साइड होते हैं, तो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, एक आपकी परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। तो देखो यहाँ पर 3 साइड होती है, तो इन्हीं साइड्स का आपस में रेशियो, एक रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 साइड्स हैं, दोनों साइड का कुछ ना कुछ रेशियो होगा। वो चीज आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, या आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, ऐसा आपका हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज बनते हैं। ये कौन से रेशियोज हैं?
ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें जो 3 साइड्स होती हैं, उन 3 साइड के 6 रेशियोज होते हैं। इन रेशियोज को अलग अलग नाम से बताते हैं। जैसे इस रेशियो का नाम है P अपॉन H, को बोलते हैं साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड है, उसका जो रेशियो तो उसको बोलते हैं साइन। कोस बोलते हैं B अपॉन H, और टेन बोलते हैं B अपॉन P अपॉन B। ये अलग अलग रेशियोज होते हैं। उसी तरह ये 2 रेशियोज और होते हैं, 3 रेशियो होते हैं। इसको हम बोलते हैं कोसेक, इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं कॉट। ये 6 रेशियोज आप लोग पढ़ोगे जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का है, वो ग्लास है, वाटर, जो भी है, और जिस एंगल से वो उसके ऊपर टकराएगी, कौन? लाइट, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज सेम होगा। इट विल ऑलवेज कांस्टेंट, वो बदली नहीं होता। तो अगर हम कभी 2 मीडियम को कंपेयर करना चाहें कि भाई एयर से ग्लास में गया तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार समझाने के लिए आपको। थर्ड वाला पॉइंट समझाता हूं आपको मैं। थर्ड वाला पॉइंट में क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट ए गिवन पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो आपके 2 मीडिया है, आपका एक ग्लास का मीडिया, एक आपका वाटर का मीडिया है। तो अगर मैं इसको ग्लास का मीडिया लिखता हूं, ग्लास मीडिया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? Mg, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। नो, आपको साइन निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, इसका आपको वैल्यूज मिलते हैं। जैसे इसमें 5 वैल्यूज होते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। और ये वैल्यूज आपको गिवन होती है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लो आई होगा वो 0 डिग्री होगा, मैक्सिमम 0 तो होगा नहीं, और 90 भी नहीं होगा। 90 होगा तो रिफ्लेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो आपको 3 एंगल हो सकते हैं, 30, 45 और 60। और 3 आप याद कर लेना, बहुत छोटे होते हैं। एक 1/2 होता है, एक 1/√2 होता है, एक आपका √3/2 होता है। ऐसे 3 वैल्यूज होते हैं, आपको बता दूंगा, आप याद कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बताता, अगर ग्लास मीडिया की बात करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? Ng, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लीजिए आपका लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये आपका यहाँ पर ग्लास है, और यहाँ पर आपका वाटर है, ऐसा का मीडियम को लिया, और यहाँ से लाइट आई एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर में ऐसे एंटर कर रही है। तो अगर मैं ग्लास मीडिया को कैसे लिखता हूँ? Ng साइन आई, जो एंगल यहाँ पर बनेगा, आई जो बनेगा, सॉरी, एयर और ग्लास का लेते हैं। ये आपका नॉर्मल, ठीक है, ये आपकी लाइट आई, ये आपका एंगल आई, और ऐसे हल्की सी इस तरह बेंड हो गई अंदर की तरफ, ये एंगल आर। ऊपर आपका एयर है, नीचे आपका ग्लास है। ठीक है, तो इसने कहा n इंटू साइन आई कॉन्स्टेंट। ठीक है, n1 क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? केवल एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, हम सबको मालूम है। और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला। अब लाइट कहाँ चलेगी? ग्लास में एंटर कर गई, तो अब ये n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे n एयर इंटू साइन आई इक्वल टू Ng इंटू साइन आर, ये वाला आर। भाई इसका एंगल कितना है? अगर मैं यहां से देखता हूं, देखो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अगर इसको मैं ऐसे देखूं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। पर अगर मैं इसको उल्टा देखूं, अब लाइट रे यहां से यहां जा रही है, ऐसा ऐसा, तब इस ग्लास के लिए ये आर क्या होता है? आई होता है। सेम ही काम करेगा ना।
मैं इसको ऊपर से देखूं, भाई लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी हुई ऐसी चली गई, या इसको मैं ऐसे देखूं, यस, ठीक है। सेकंड केस कैसा हो सकता है, इसी में देखो, सेकंड फर्स्ट केस कैसा है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो हमने क्या लिखा, एन ए साइन आई। ये केस ऐसा भी तो हो सकता है, ये ग्लास हो गया, ये आपका एयर हो गया, अब ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, तो ये आई हो गया इसका, और इसके लिए ये आर हो गया। लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है और किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, एयर टू ग्लास भी जा सकते हो, ग्लास टू एयर भी जा सकती है। तो ग्लास के केस में क्या लिखेंगे, एन जी साइन आई, ठीक है, ये भी साइन आई है। और अगर हम एक ही चीज माने, भाई ए टू ग्लास में गई है, तो इस आई को हम क्या बोल सकते हैं, आर, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, आर, अगर हम एक ही मीडियम की बात करते हैं, ठीक है। तो एक केस में आई और आर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, इसने कहा दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसने कहा दोनों की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब एन ए इंटू साइन आई इक्वल टू एन जी इंटू साइन आर। ऊपर वाला अगर इंसिडेंट मान तो नीचे वाला क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड। अगर ग्लास वाले को इंसिडेंट मान लेंगे तो ऊपर वाला क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड, है ना, एक इंसिडेंट बनेगा दूसरा रिफ्लेक्टेड बनेगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए। तो कई बार आप क्या होता है, आपको दो मीडियम मिलते हैं और आपको मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट पता हो, ठीक है, जैसे आपने प्रार्थना में स्टार्टिंग में पूछा था कि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये पता हो, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपकी लाइट रे यहां से 40 डिग्री पे जा रही है, आपको ये पता हो यहाँ पर एयर है, आपको ये पता हो यहाँ पर ग्लास है, तो ये कितने एंगल से यहाँ निकलेगी, ये आर कितना होगा, वो इस फॉर्मूले से निकलता है, वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, हमको एंगल पता है आई, यस, भाई कितने एंगल से वो जा रही है। दूसरा, हमको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, यस, हमको एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, यस, क्या निकालना बाकी रहेगा, आर। जैसी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आपको एंगल आर पता लग जाएगा। अंडरस्टूड ये पार्ट, अभी क्लियर है प्रार्थना बच्चा आपको। तो जब न्यूमेरिक, इसके बेस पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप इसको समझ पाओगे बहुत डिटेल में। अंडरस्टूड, यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। तो हम एंगल आर निकाल सकते हैं, लाइट किस एंगल से इंसिडेंट होती है और किस एंगल से निकलेगी, वो अगर वाटर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना बनेगा निकाल सकते हो, केरोसिन में जाएगी तो एंगल कितना बनेगा, तो आप सब निकाल सकते हो। मैथ्स और फिजिक्स में कैलकुलेशन का लॉजिक होता है, फॉर्मूला तो होता ही होता है, उसका लॉजिक भी होता है, भाई इस क्वेश्चन से क्या निकलता है। तो कुछ हम क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग करेंगे। बस इसमें कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को कहाँ होती है याद रखना, जो होता है ए एन जी 1 2 1, ये 1 2 वाला गेम जो होता है 1 2 वाला, जैसे कई बार लिखा है 1 एन 2, इसमें कंफ्यूज मत हो, सिंपल क्या लिखो, एन एयर टू ग्लास याद रहेगा, या एन जी टू ए याद रहेगा, भाई ग्लास टू एयर, पर इसको याद रख लेना कि कहां से कहां जा रहा है। अगर तो मतलब वाटर से कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, ऐसे याद करना बहुत इजी है। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट पता हो, आपको दो मीडियम पता हो, तो आप कभी भी एंगल आर निकाल सकते हो
भाई किस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना डोज काफी आई थिंक। इसमें और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट काफी, जो हमने पहले मिरर में थ्योरी पार्ट काफी पढ़ा था, फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे है, तो ये थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है। ये शीट आपको भेजता हूँ, इसको आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ना। पूरी शीट आपको भेज दूंगा मैं, ये पूरा मैं ये मिटा के भेजूंगा आपको जो हमने पढ़ा है किया। इस शीट को आराम से पढ़ो। इसके न्यूमेरिकल अभी नहीं, इसके न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। तो अब इसमें आगे और भी कुछ आएगा। अब इसमें आएगा जब लाइट बेंड होती है तो किस तरफ जाती है ना। और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो उसका वो क्या होगा, रेयर टू डेंसर जाएगी तब क्या होगा, और ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होती है नो रिफ्लेक्शन की, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाक से मेरे को अटेंडेंस दे दो, फटाक से। अभी मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है, एक बार जल्दी से अटेंडेंस दे दो फटाफट। और जो इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन, मैं भी वाडी ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है।